हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है वीडियो नंबर 1 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में और रियल नंबर्स चैप्टर के बारे में जो भी हमें पढ़ना है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट्स हैं और फार्मूले हैं उस पे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रियल नंबर से ही। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स का डेफिनेशन आप दो तरह से दे सकते हो। पहला ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल और प्लस इरेशनल। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आप रैशनल नंबर्स को ले लो और इरैशनल नंबर्स को ले लो और उन दोनों को कंबाइन कर दो, तो जो नंबर मिलता है कलेक्टिवली उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है। दूसरा ये कि एक नंबर लाइन पर, नंबर लाइन आप जानते हो, रियल लाइन या नंबर लाइन, जैसे हम बचपन से ही बना रहे हैं, 0 फिर 1 2 और इस तरफ आएंगे तो -1 -2 एंड सो ऑन। तो इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं जीरो के और इस तरफ पॉजिटिव नंबर, यानी राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इस नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट्स है ना, वो सारे पॉइंट्स रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने सीखा भी था रैशनल नंबर को ड्रॉ करना। 9th में हम लोगों ने इरैशनल नंबर को यानी √2 को √3 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो कहने का मतलब ये कि रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल नंबर्स के और इरैशनल नंबर के। ठीक है, तो ये रियल नंबर का एक डेफिनेशन हो गया। दूसरी चीज कि अब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर बेसिकली क्या है। तो अगर आप ध्यान से याद करो तो रैशनल नंबर्स में पहला डेफिनेशन जो होता है कि रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि p/q के फॉर्म में एक नंबर लिखेंगे। ठीक है, केस 1। दूसरा केस कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड p एंड q जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, p एंड q आर इंटीजर्स। तो ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है, यानी वो सारे नंबर्स। इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1/2 हो गया, -3/2 हो गया, 5 हो गया, 6/7 हो गया। सच टाइप ऑफ नंबर्स 5 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स जो 1/2 है, जो कि p/q के फॉर्म में, देखो 1/2 जो है वो p/q के फॉर्म में, -3/2 इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p/q। 5 जो है उसको हम 5/1 लिख सकते हैं, तो इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p/q। 6/7 is also in the form of p/q. 0 can be written as 0/1 0/2 and that is why it is also a rational number। तो रैशनल नंबर्स का ये एक डेफिनेशन हो गया। अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? तो इसके सब पार्ट होते हैं, इसको आप सब सेट कह सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है इंटीजर्स। ठीक है, अभी हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, इंटीजर्स। और उसके बाद से फिर एक होता है होल नंबर, या हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में कोई बहुत फर्क नहीं होता है। ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में आपको बस एक छोटा सा फर्क है जीरो का, तो उस पे हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंटीजर्स और होल नंबर्स मिलके और कुछ ऐसे नंबर्स 1/2 -3/2 ये सब मिल करके रैशनल नंबर की फैमिली बनती है। ठीक है, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको आप दो इंटीजर्स के रेशियो में लिख ही नहीं सकते, यानी इसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, इनका ये पॉसिबल फॉर्म नहीं है। तो इनकी जो इसका जो एग्जांपल होता है, जैसे √2 की वैल्यू हो गई, √5 की वैल्यू हो गई, √6 की वैल्यू हो गई। सच नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर आर कॉल्ड इरेशनल। वैसे ही जैसे मान लो 15 है, तो √15 जो हो गया वो इरेशनल हो गया। √16 जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 जो है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 16 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 हो जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। बट हाँ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 15 5 6 2, सच नंबर्स आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो वो इरेशनल होगा। पाई एक इरेशनल नंबर होता है। एक यूलर नंबर होता है ई, जो आप फ्यूचर में आगे मैथ्स में पढ़ोगे, तो ये भी एक जो है इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, जिनका टर्मिनेटिंग फॉर्म जो होता है वो नहीं होता है, मतलब वो टर्मिनेट नहीं करते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग होते हैं। आपने ये 9th में पढ़ा होगा। फिलहाल हमें इस साल इस सिलेबस में क्लास 10th के टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर्स के बारे में बात हो गई और ये इरेशनल नंबर्स के बारे में बात हो गई। अब थोड़ा थोड़ा हम ना रैशनल नंबर का जो ये इंटीजर वाला पार्ट है, होल नंबर और नेचुरल नंबर, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। चलिए, तो रैशनल नंबर तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, अब इंटीजर शुरू से करने से पहले हमको समझना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स।
सो बेसिकली नेचुरल नंबर्स ना काउंटिंग नंबर्स होते हैं। हम बहुत सारे बच्चे, जब मैं पूछता हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो कहते हैं कि वन टू इनफाइनाइट। ये एक गलत डेफिनेशन है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच काउंट्स फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट। नहीं, नेचुरल नंबर्स बेसिकली आर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग, एक ऐसे ऐसे नंबर्स जिसको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। जैसे हम बचपन में सीख रहे थे 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 टू इनफाइनाइट होते हैं बट काउंटिंग में काम आते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। हमें नहीं मालूम कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं और नेचुरल नंबर जिसे हम काउंटिंग कर पाए, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को गिन पाए, तो उसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। क्लियर है? अब यहां पर अगर आप जीरो भी इंसर्ट कर देते हो इसमें, तो इस फैमिली को हम बोलते हैं होल नंबर की फैमिली। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है, ये जो फैमिली है, ये जो सेट है, इसको हम होल नंबर का परिवार बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क इतना है कि एक जीरो जो है वो एडिशनल होता है होल नंबर में, उसमें एक मेंबर ज्यादा होता है। क्लियर है? और कोई फर्क खास नहीं है। जैसे अब टू की बात की जाए, तो टू जो है वो एक नेचुरल नंबर भी है एज वेल एज एक होल नंबर भी है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, अच्छा एक क्वेश्चन कि 1.5 क्या नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, बिकॉज 1.5 जो काउंटिंग नंबर नहीं है। 1.5 से आप किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट काउंटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। तो इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स जो है ना, वो काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग मतलब ये नंबर तो आ जाएगा, है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, प्लस जीरो होता है, एंड प्लस नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर होते हैं। नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, मतलब क्या कि देखो, अब मैं इस तरफ ये इरेज कर ले रहा हूं, आपको स्क्रीन शॉट लेने की जरूरत हो तो ले लीजिएगा, या फिर नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स का मतलब हो गया भैया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग नंबर है। ठीक है, अगर इसमें हम जीरो ले लें, एक ऐड कर लें जीरो, एक फैमिली, तो ये होल नंबर भी होता है। और फिर इसी में नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर कर लें, यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब इसमें ये जो 1 टू इनफाइनाइट है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अगर जीरो को आप ले लोगे, तो इसको यहां से जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक हम जो बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, याद रखिएगा, सब नाम जरूरी होते हैं, याद रखना होता है। और -1 टू इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सो ये इंटीजर्स है। अब हम कहें -1.5 इंटीजर है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं। हम सिर्फ ऐसे नेगेटिव्स लेंगे जो काउंटिंग नंबर्स के हों, जैसे -2 -5, ये सब इंटीजर्स हैं। -100, ये सब इंटीजर्स हैं। बट -1.5 जो है वो इंटीजर नहीं है। क्लियर है? तो इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आई। इंटीजर्स का मतलब आपको समझ में आया। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 1 टू इनफाइनाइट होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कहो या फिर नेचुरल नंबर कहो, एक ही बात है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अब लास्ट चीज आप समझ लीजिए कि रियल नंबर्स जो है ना, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, इसके दो पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट्स क्या हो गया? पहला पार्ट हो गया रैशनल, रैशनल नंबर कह लीजिए या सिर्फ रैशनल कह लीजिए। और दूसरा पार्ट हो गया इरैशनल, इरैशनल। ठीक है, तो इरैशनल पार्ट और रैशनल पार्ट, इन दोनों को अगर आप मिला देते हो ना, तो ये रियल नंबर बन जाता है कंप्लीटली। अब रैशनल नंबर में हमारे पास एक नंबर आता है इंटीजर्स, जो अभी अभी हमने डिस्कशन किया, इंटीजर्स। और उसके बाद से इंटीजर्स के अंदर होते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। और होल नंबर्स के अंदर होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स।
और ये जो इरेशनल नंबर है ये कंप्लीटली अपना एक अलग सेक्टर है, इसमें इससे रैशनल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर ए है, ठीक है, और ये नंबर ए जो है वो रियल नंबर है, तो अगर ये रैशनल है तो इरेशनल नहीं होगा, और अगर ये इरेशनल है, ठीक है, तो ये रैशनल नहीं होगा। मतलब एक रियल नंबर दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो वो रैशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी इंटीजर्स रैशनल होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, होल नंबर्स रैशनल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी रैशनल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन रैशनल इरेशनल नहीं हो सकता, इरेशनल रैशनल नहीं हो सकता। ये आप बहुत ध्यान से रखेंगे। जैसे रूट 2 की अगर हम बात करें, तो ये जो रूट 2 है ना, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल कभी नहीं हो सकता। बट अगर हम 2 की बात करें, तो 2 जो है ये एक इंटीजर भी है, 2 जो है वो एक होल नंबर भी है, 2 जो है वो नेचुरल नंबर भी है, और 2 जो है वो रैशनल नंबर भी है। मतलब रैशनल नंबर्स के ही बहुत सारे फॉर्म्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब के सब रैशनल नंबर ही हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होते, बेसिकली आपको समझना है कि रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर में बाकी फैमिलीज हैं, वो अलग बात है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे इंडिया है, ठीक है, और चाइना है। तो इंडिया और चाइना में कोई लेना देना नहीं। हाँ, इंडिया के अंदर यूपी, बिहार, ये सब स्टेट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो वो अगर मैं कहूँ कि यूपी इंडिया है, बिल्कुल है, ठीक है, इंडिया यूपी है, बिल्कुल है। तो ये आपको समझना होगा कि ये चीजें हैं, बट चाइना और इंडिया का कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। तो वही इंटरनेशनल और रैशनल आप समझ लीजिए कि चाइना और इंडिया जैसा है, ठीक है। और ये इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, ये सब इंडिया में आ जाते हैं, यानी ये सब इंडिया के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई भी पार्ट जो है इरेशनल नंबर का पार्ट नहीं है। तो इसको याद रखिएगा कि अगर एक नंबर रैशनल होगा तो वो इरेशनल नहीं होगा, और अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम रूट 2 की प्रूविंग में करते हैं। और कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जरा ध्यान रखिएगा। तो एक आता है को प्राइम, को प्राइम्स। तो को प्राइम्स नंबर्स आर दोज नंबर्स जो जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है, कि अदर देन वन। जैसे मान लीजिए कि ए एंड बी आर को प्राइम्स, लेट अस सपोज कि ए एंड बी आर को प्राइम्स, को प्राइम्स। तो अगर ये को प्राइम्स है ना, तो इनका एचसीएफ जो आएगा, देन एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। यही होता है को प्राइम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया 18 and 14। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ये को प्राइम है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2। एचसीएफ ऑफ 18 और 14 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2। आप निकाल के देखिएगा। तो उस कंडीशन में हम ये 18 और 14 को बोलेंगे कि ये को प्राइम्स नहीं है, बिकॉज 2 जो है ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो 18 और 14 जो है ये को प्राइम नहीं है। क्लियर है। उसी तरह से अगर आप 8 और 9 को लेते हैं, 8 and 9, तो 8 and 9 क्या को प्राइम्स हैं? तो आप इसका एचसीएफ कैलकुलेट करिए। अगर आप इसका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, यानी कि 8 and 9 जो होगा ना वो एक को प्राइम नंबर होगा। क्लियर हो रहा है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि अगर आपसे पूछा गया कि बताइए गिवन नंबर्स जो है वो को प्राइम है कि नहीं है, तो आपको उसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है और देख लेना है कि वो को प्राइम है कि नहीं। अगर 1 आ गया तो को प्राइम होगा, अगर 1 के अलावा कुछ भी आया तो को प्राइम नहीं होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आप करिएगा। आप करिएगा कि 27 and 54, 54 नहीं करते हैं, 36 कर लेते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि ये को प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। और एक और नंबर ले लेते हैं 15 and 14, ठीक है। तो ये दो नंबर है, दोनों में से आपको बताना है कि कौन को प्राइम है और कौन को प्राइम नहीं है। ये क्वेश्चंस इस पे आपको 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में मिल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन फिलहाल मैं करवाऊंगा, बट ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अब एक और कॉन्सेप्ट जो जल्दी से रिवाइज कर लेना है, और वो है प्राइम एंड कंपोजिट। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, प्राइम एंड कंपोजिट, ठीक है। सो क्या होते हैं प्राइम और क्या होते हैं कंपोजिट, मैं इसको समझाता हूं गिनती लिख करके। देखिए, जैसे आपने कुछ लेटर सपोज कि आपने लिख दिया 1 2, काउंटिंग लिख दिया 3 4 5 6 7 and 8, बस इतना करते हैं, इतने से समझ में आ जाएगा। तो ये जो 1 है ना, 1, इस 1 को ना तो हम प्राइम बोलते हैं और ना ही कंपोजिट बोलते हैं, ठीक है। 2 जो है ये प्राइम नंबर है। 2 के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 1 and 2।
तो अगर 1 और 2 ही दो फैक्टर्स हैं सिर्फ 2 के, तो इसलिए इसको हम प्राइम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और एक वन एंड इटसेल्फ। अब यहाँ पे आप देखो, 2 है तो 2 का एक प्राइम फैक्टर हो गया 1 और दूसरा प्राइम फैक्टर हो गया 2, तो एक तो 1 और एक खुद वो नंबर। 3 भी प्राइम ही होगा बिकॉज इसके भी दो ही फैक्टर है, 1 एंड 3। 4 जो होगा वो कंपोजिट होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 2 एंड 4। ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है, कंपोजिट नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स, इसका मतलब होता है मोर देन टू फैक्टर्स। अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो आप क्या समझ जाओगे? आप समझ जाओगे कि वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? वैसे 5 जो होगा वो क्या होगा? तो 5 जो होगा वो प्राइम होगा। अब आप देख के बता सकते हो, ठीक है। 6 जो होगा वो क्या होगा? 6 जो होगा वो कंपोजिट होगा। 7 जो होगा वो क्या होगा? प्राइम होगा, ठीक है। और 8 जो होगा वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। तो इस तरह से आप देख करके डिसाइड कर सकते हो कि कंपोजिट क्या होते हैं और प्राइम क्या होते हैं। और ये इसकी समझ आपको इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास इसकी समझ होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब। तो इतनी बातें समझ में आ गई। एक लास्ट बात आपको मुझे बतानी है, उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। एक बात ये कि अगर ना एक प्राइम नंबर है, ए इज अ प्राइम नंबर, और ये डिवाइड कर रहा है, इसको बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, लेट सपोज पी स्क्वायर, पी कोई भी एक नंबर है, तो ए जो है वो पी स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है ना, तो ये इंप्लाइज करता है कि ए विल डिवाइड पी, यानी ए डिवाइड्स पी एज वेल, ठीक है। और इसको हम लिखने ऐसे भी लिखते हैं कि ए ए ए पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए implies that p is also divisible by a, p is divisible by a, ठीक है। और इसमें हमको ये याद रखना होता है कि यहां पर ये a जो होगा वो प्राइम होगा, a बीइंग प्राइम, a जो होगा वो क्या होगा? प्राइम होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स मैं नहीं दूंगा, बस आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी से रिवाइज करना, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि 12 है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, 12। तो ये जो 12 है ना, 12 को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 12 को 2 से काटोगे पहले तो 6, फिर 2 से काटोगे तो 3, और फिर 3 से काटोगे तो 1। तो ये जो नंबर्स है ना, 2 2 और 3, ये प्राइम्स हैं। मतलब जितने भी, ये जो भी नंबर है ना, उसको आप ऐसे काटते चले जाओ छोटे छोटे नंबर से कि ये प्राइम नंबर से कटता चला जाए। तो आप 12 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3। मतलब क्या हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर, 12 वाज अ कंपोजिट नंबर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और इसको हम किस में फॉर्म में लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और दूसरा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच द प्राइम अकर्स, मतलब ऑर्डर सेम हो सकता है, जैसे 24, ठीक है। तो 24 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2 12 2 6 2 3 एंड 3 के बाद 1, यानी 24 को आप क्या लिख सकते हो? 24 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब इंटू 3। आप देख सकते हो कि यहाँ ऑर्डर सेम है, पहले 2 फिर 3 फिर 2 और 3। लेकिन क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों यूनिक हैं। इस पे 2 स्क्वायर और इस पे 2 क्यूब है। सिमिलरली अगर आप 18 की बात करो तो 18 में आ जाता है 2 9 फिर 3 3 और फिर 3 1, यानी 18 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर है? और इस केस में आप देखते हो यहाँ पे भी इनके ऑर्डर्स सेम है, लेकिन ये यूनिक है। यहाँ पे 2 के पावर 1 है और यहाँ 3 का स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये जो प्रोसेस मैंने किया ना, इस तरह से प्राइम नंबर से काट काट के इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
ठीक है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, यानी यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम है यही कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप लिखोगे तो वो यूनिक होगा। क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आया। चलिए, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशंस के बहुत सारे यूज हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है एलसीएम और एससीएम, जिसमें हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इसमें ना कंपोजिट बताना होता है और एक पावर वाली वैल्यू जो जिसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं खूब और करवाऊंगा भी मैं। ठीक है, फिलहाल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ एक नंबर, मान लीजिए 12 नहीं करते हैं, 11 कर लेते हैं, चलो 11 × 13। ठीक है, तो 11 × 13 ये प्रोडक्ट है और बोला रहा है कि ये कंपोजिट है कि प्राइम है। तो सिंपल सी बात है कि अगर 11 × 13 है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स अदर देन वन, ठीक है, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, या नॉन जीरो इंटीजर्स भी लिख सकते थे आप, इंटीजर्स अदर देन 1। अगर एक के अलावा दो इंटीजर्स का आपने प्रोडक्ट कर दिया तो समझ जाना कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपोजिट। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है यार कि 11 × 13 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और कोई भी नंबर अगर दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया तो वो क्या बन जाता है, कंपोजिट बन जाता है। तो ये पहला प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से हम सीखते हैं। दूसरा कि याद रखिएगा, अगर 8 के पावर n है ना, तो 8 के पावर n जो है, इसमें क्वेश्चन आता है कि 8 के पावर n विल नॉट इंड विद द डिजिट 0, 12 टू द पावर n विल नॉट इंड विद द डिजिट 0। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, कि कैसे फैक्टराइजेशन करना है। बाय द वे, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हमारा है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो जो एचसीएफ होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा एचसीएफ निकलता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है, और एलसीएम निकालने के लिए हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं या फिर हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लोवेस्ट में हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट में स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मैं कह रहा हूं कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप 12 का फैक्टराइजेशन करोगे, तो अभी अभी हमने पीछे किया था, 12 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये फैक्टराइजेशन हो गया। और उसके बाद से 18 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 2 × 3 स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करना है कि इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए वी नीड ग्रेटेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर। तो हम जब एलसीएम कैलकुलेट कर रहे होंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो उस कंडीशन में हम ग्रेटेस्ट पावर ले रहे होंगे। तो 2 स्क्वायर और 2 में हाईएस्ट कौन है, 2 स्क्वायर। ठीक है, और 3 और 3 स्क्वायर में हाईएस्ट कौन है, 3 स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 × 9, और 4 × 9 यानी कि 36। क्लियर है? अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में आप देख सकते हो क्या हमको निकालना है, एचसीएफ में हमको निकालना है स्मॉलेस्ट पावर। तो इसमें से स्मॉलेस्ट पावर ढूंढिए, 2 स्क्वायर और 2 में कॉमन जो होता है, कॉमन। ठीक है, कॉमन। तो 2 स्क्वायर और 2 में जो होगा, कौन छोटा होगा 2 स्क्वायर और 2 में, ऑब्वियस सी बात है 2। और 3 स्क्वायर और 3 में छोटा कौन होगा, 3, यानी 3 × 2 = 6, यानी 6 जो होगा वो एचसीएफ होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप करते हैं। अब कभी कभी सवाल ये उठता है, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है ए और वो गिवन है 2 × 3 स्क्वायर × 5। ठीक है, और बी इसमें दिया हुआ है 2 × 3, बस। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। मैं निकाल रहा हूँ एलसीएम। तो एलसीएम के केस में हम लोगों ने क्या निकाला था, हाईएस्ट पावर। तो 2 में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 ही है। 3 और 3 स्क्वायर में हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर है, और 5 में नहीं है कुछ, तो इसको हम 5 के पावर 0 लिख करके समझ सकते हैं। 5 के पावर 1 और 5 के पावर 0 में हाईएस्ट कौन है, 5 के पावर 1। तो ये जो होगा इसका एलसीएम होगा। और अगर इसके एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, लोवेस्ट पावर। तो 2 और 2 में दोनों कॉमन ही है, तो लोवेस्ट पावर 2 होगा। 3 स्क्वायर और 3 में 3 होगा, और 5 टू द पावर 0 में 5 टू द पावर 0 होगा। 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 1 में 5 टू द पावर 0 होगा, यानी इसका ये एचसीएफ आएगा। क्लियर है? तो यानी एलसीएम में हम जब हमारे पास जो चीजें नहीं रहेंगी ना, उसको पावर 0 करके आप लिख सकते हो और उसको समझ सकते हो।
क्लियर है? तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और इसी को हम ट्रांसपोज कर देखो, अगर एलसीएम को यहीं रखा जाए और एचसीएफ को इस तरफ भेज दिया जाए तो अपॉन में आ जाएगा, और एचसीएफ को यहाँ रखा जाए एलसीएम को भेजा जाए तो अपॉन में आ जाएगा। फिलहाल हमारा मेन फार्मूला ये वाला है, ठीक है, कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसको हमें ध्यान में रखना होता है। क्लियर है? तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इतनी बातें थी, बस आपको ये बातें बतानी थी, और इसको मेन ये कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही खूब सारे। तो ठीक है, बढ़ते रहिए आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।